जाति देखी गई क्या? किसी का मत और मजहब देखा गया क्या? अरे जो भारत का नागरिक है, जरूरतमंद है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। और इसके लिए मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के साथ जब सरकार कार्य करती है, सही लोकतंत्र को मजबूत करती है, और यही राम राज्य की अवधारणा भी है। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य की अवधारणा है। आज जो मैं आपको बताने के लिए आया हूं या बताने के लिए आया हूं, ये चुनाव है। ये चुनाव देश के भविष्य को तय करने वाले हैं। कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सबसे बड़ा धड़ा है, समाजवादी पार्टी तो बेकार का चुनाव लड़ रही है। आप मुझे बताओ, देश में सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए 273 सांसदों का, और समाजवादी पार्टी कुल चुनाव लड़ रही है 63 सीटों पर। तो क्या 63 सीटों पर चुनाव लड़कर के क्या कोई देश के अंदर सरकार बना पाएगी क्या? ये तो बेकार की बातें करते हैं। और कांग्रेस भी पूरे 543 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है। पहले ही, यानी अखाड़े में आने के पहले ये युद्ध हार चुके हैं, पलायन का रास्ता अपना चुके हैं। लेकिन इनके मंसूबे देश के लिए कितने खतरनाक हैं, ये तो देखो। पहले आप देखो, 1947 में कांग्रेस के कारण देश का विभाजन हुआ था। 1947 में देश को बांटा। अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उस पर एक विरासत टैक्स लगाएंगे और फिर उसमें से आधी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे मेहनत आपके बाप दादों ने किया, वो संपत्ति उन्होंने आपके लिए संपत्ति सुरक्षित रखी, और अब कांग्रेस कह रही है कि हम इसको बांट देंगे। और किसको बांटेंगे? ये बांटेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या और अन्य ऐसे तत्वों को जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है। बहनों और भाइयों, ये लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके भारत के तालिबानीकरण की नींव रखना चाहते हैं। दूसरा कार्य मैनिफेस्टो में आप देखिए, कांग्रेस क्या कहती है? इसने कहा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर ये लोग डकैती डालने वाले हैं, और समाजवादी पार्टी भी उनका सहयोग कर रही है। किस रूप में? आप सोचिए, जब कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब कांग्रेस ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, उसको रंगनाथ आयोग कहते हैं। उसमें उसने कहा था कि, बहनों और भाइयों, उसने कहा था कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण में 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि भारत का संविधान धार्मिक आधार पर विभाजन का पक्षधर है, धार्मिक आधार पर किसी भी रिजर्वेशन का पक्षधर नहीं है, क्योंकि धार्मिक आधार पर दिया जाने वाला कोई भी आरक्षण देश के विभाजन की नींव रखने वाला है। इसी आधार पर देश का विभाजन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने उस समय अनुसूचित जाति के लोगों को के अधिकारों पर भी सेंध लगाने का प्रयास किया था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू करने का प्रयास किया था। ये सभी कांग्रेस के पाप थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उस समय इनको सपोर्ट करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा की थी। और आज कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में फिर से कहती है, क्या कहती है? कि यह फिर से
इसको लागू करने का प्रयास, इसको लागू करेगी। कांग्रेस इसके भी आगे जाके कहती है, आप मुझे बताओ, क्या कृष्ण कन्हैया की धरती पर आप गौकसी करने की छूट देंगे क्या? देंगे क्या? अरे मुझे बताओ, हमारे भगवान राम और हमारे भगवान कृष्ण तो इस धरती पर उनके अवतार का कारण ही क्या था? गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे। और ये क्या कहते हैं? कहते हैं हम अल्पसंख्यकों के रुचि के खान पान की पूरी स्वतंत्रता देंगे। यानी उनको बहुसंख्यकों की रुचि का खाना नहीं पसंद है, कांग्रेस को ये पसंद नहीं है। कांग्रेस का डीएनए भारत को और भारतीयता को पसंद नहीं करता है। समाजवादी पार्टी उन्हें बिना मांगे समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं, यानी रुचि का खाने का मतलब गौकसी की छूट देना। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या राम और कृष्ण के भक्त और उनके अनुयायी क्या इसको स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, कांग्रेस और सपा के इस मंसूबों को पूरा नहीं होने देना है। कांग्रेस एक और कार्य करती है, एक और बात कहती है कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून लागू करेंगे। आप मुझे बताओ, 3 तलाक की कुप्रथा को रोक लगाई गई, क्या आप 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करेंगे क्या? ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, हमें इन लोगों के मंसूबों को देखना होगा। देश के अंदर तालिबानीकरण, देश के अंदर माओवादी अपसंस्कृति को ये लोग जबरन थोपने का प्रयास करेंगे, और इससे पहले कि इनके मंसूबे सफल हो, अपने वोट की ताकत से इनको सही जगह पहुंचा देने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आपके पास आई है। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था करके दिखा दिया। भारतीय जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता एक ही नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा है, कश्मीर में धारा 370 हटाया है, आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोका है। अब इस देश में समान नागरिक कानून भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करके रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है और करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था, रामलला हम आएंगे मंदिर, और बन गया ना? कोई संदेह है क्या? ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले हैं। यानी इनको ये लगता है कि इससे पहले भारत था ही नहीं। अरे भारत एक सनातन राष्ट्र है, दुनिया के अंदर सबको राह दिखाने वाला राष्ट्र है, और भारत विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला भारत है। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वालों के अस्तित्व पर ये चुनाव आपको एक अवसर देता है, उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दीजिए। जिन लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं, आप तो रामलला विराजमान हो गए। हमारे रामलला ने 500 वर्षों के बाद इस बार होली भी खेली है, और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या धाम में मनाया है। मनाया है ना? आपको अच्छा लगा है ना? और बहनों और भाइयों,
अब हम लोग भी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ ही बढ़ चले हैं, इधर ही बढ़ चले हैं। आप सोचो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी कह पाएगी कि ब्रजभूमि का भी विकास होना चाहिए? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, करना भी नहीं चाहते। वह तो आप सोचो, यादवों में भी देना था तो किसी और को नहीं दिया, एक ही परिवार के सब लोगों को दिया टिकट, किसी और को दिया ही नहीं। अरे और भी तो योग्य लोग थे, उनको भी दिए होते, उनको भी आगे बढ़ाए होते। बहनों और भाइयों, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ये लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, समाज और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर करते हैं, व्यापारी को लूटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को हम लोग उसकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, इन लोगों को किसी गरीब के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की गरीब के साथ सहानुभूति नहीं है, इनकी सहानुभूति तो माफिया के साथ में है। और माफिया के लिए कैसे फतिहा ये लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले देखा है ना, माफिया के लिए कैसे फतिहा पढ़ते हैं। बहनों और भाइयों, मेरी आपसे अपील होगी, जो माफिया प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आपने देखा होगा कैसे ये लोग खतरा पैदा करते थे, वह आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, जो पूजा पाल इन्हीं की पार्टी the way to your पर डकैती डाल करके उनके आरक्षण के लाभ से उन्हें वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का एक प्रयास था। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले अधिकार से अगर कोई वंचित करेगा तो सरकार के खिलाफ हम भीषण आंदोलन करेंगे। और तब भीषण आंदोलन हुआ था उस समय यूपीए कांग्रेस सरकार के समय की, गवर्नमेंट के समय। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यही बात कही है। उनके मैनिफेस्टो में खतरनाक बातें और भी हैं। उसने एक बात कही है कि वह देखो 1947 में देश को बांटे हैं लोग, देश को बांटने के बाद अब क्या कहते हैं, हम हर भारतवासी के संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा करके फिर उसका भी विभाजन कर देंगे। एक विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों की जो कमाई का संपत्ति होगी उसमें से आधी संपत्ति पर कांग्रेस और सपा के लोगों का अधिकार हो जाएगा। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या अरे बाप दादों ने आपके लिए 2 बीघा 1 बीघा खेती ली होगी, उसमें से आधे बीघा या 1 बीघा ये लोग कब्जा करेंगे, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, एक और काम सो करें, ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। आप मुझे बताओ, भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भोजन क्या अलग अलग है क्या? अब उनकी रुचि का कौन सा भोजन? हमारा बहुसंख्यक समाज गौ कसी नहीं करता है, गौ मांस नहीं खाता है, और ये चाहते क्या है कि मुसलमानों को गौ कसी करने की छूट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कांग्रेस और सपा की क्या इस मांग को आप स्वीकार करेंगे? क्या ये आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? और ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने के आदी भी है। कांग्रेस की जब सरकार थी
और ये सपा बसपा के लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। उस समय बहनों और भाइयों, आप याद करिए, तब कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। हमारे आराध्य देवों के अवतार पर, उनके अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है अभी भी? और काशी और अयोध्या की तो पूरी बारी हो चुकी। अब तो हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, ब्रज भूमि की तरफ चल रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, भारत की आस्था का सम्मान होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारत के अंदर एक समान नागरिक कानून को हम लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे व्यापारी और बेटी को सुरक्षा देंगे। और ये लोग जो आतंकवादियों के और माफियाओं के लिए फतिया पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, इनको 5 साल के लिए फिर से कहे कि जाओ भाई, आप फतिया ही पढ़िए, हमें देश को आगे बढ़ाने दीजिए। अरे माफिया और अपराधियों के लिए फतिया पढ़ने से क्या देश का विकास होगा क्या? और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जो भूतपूर्व कार्य हुआ है पूरे देश के अंदर, इसीलिए एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार। तो मोदी सरकार के लिए हमें प्रचंड बहुमत के साथ कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देना होगा। और बहनों और भाइयों, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय जनप्रिय नेता डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को फिर से इटावा की इस लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। बहनों और भाइयों, रामशंकर कठेरिया आपके बीच में फिर से प्रत्याशी बनकर के आए हैं। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमने तय किया है 80 की 80 सीट, अब तक 16 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 16 की 16 सीटों पे मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीत रहे हैं, ये सभी। और हम चाहते हैं हम 80 के 80 लोकसभा सीट चुनाव जीतें। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में हम भी मोदी जी के अभियान का हिस्सा बने। और इसके लिए मैं आप सभी औरैया वासियों से भी कहूंगा, आप भूले नहीं होंगे समाजवादी पार्टी का वह कृत्य। आप देखो, मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी, वे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तब भी मैं गया और मैं उनके घर में गया, श्रद्धांजलि देने के लिए गया। हमारी पार्टी के नेता गए, प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की। लेकिन बहनों भाइयों, जब कल्याण सिंह जी का, सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं किए। देखो, कल्याण सिंह जी के लिए कोई संवेदना नहीं व्यक्त करते। और अभी एक माफिया मरा था, उसके घर में फतिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता गए थे। आप स्वीकार करेंगे क्या इस समाजवादी पार्टी को? क्या स्वीकार करेंगे क्या? और आपके यहां मेडिकल कॉलेज देने का काम भी इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप जान रहे हैं ना, किया था ना। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच आए आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूरी युद्ध स्तर पर कार्य करेगी। और इसके लिए आज हम सब आपसे आह्वान करने के लिए आए हैं। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। देखो, हम दोनों लोग कई वर्ष तक साथ साथ संसद में काम किए हैं, कई वर्ष तक काम किए हैं। और जब ये केंद्र में मंत्री थे, मैं इनको जहां कहीं भी बोलता था, ये मेरे साथ चल पड़ते थे मंत्री के रूप में भी।
बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको रामशंकर कठेरिया स्वयं बनना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। जितना वोट गत चुनाव में आपने इनको दिया है, उससे दुगने वोट से चुनाव जिता के भेजना पड़ेगा, तब जीत अच्छी मानी जाएगी। सहमत है? सहमत है ना? तो 13 मई को होने वाले चुनाव में डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आपसे करने के लिए मैं आया हूं। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो बता दें कि इटावा में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और इसके साथ ही डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के लिए वोट की अपील भी जनता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से रामशंकर कठेरिया लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ उन्होंने किस तरीके से काम किया है, और उनके लिए वोट की अपील जनता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है।